क्या टॉपिक स्टार्ट करना है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें क्या सब पता है, क्या सब आइडिया है? एक तो सबसे पहले जो होता है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। और इसको क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको सेकंड क्वाड्रेंट। इसको थर्ड। इसको थर्ड क्वाड्रेंट। इसको फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर भी होता है, इसको क्या कहते हैं? ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। और इसको इंडिकेट किससे करता है? जीरो। ओ से। जीरो से। करेक्ट। अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें क्या होता है? दोनों प्लस 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 होता है। इसमें प्लस माइनस, इसमें माइनस और प्लस होता है। हमेशा हम एक्स एक्सिस के तरफ से देखेंगे। इसके तरफ से एक्स एक्सिस की तरफ से। तो ये इधर जो चलेगा, इधर चलता है 1 2 3 4 5। और इधर क्या चलता है? -1 -2 -3 -4 और -1। इधर क्या चलता है? माइनस। इधर अब y एक्सिस पे माइनस चलेगा, तो -1 -2 -3 -3 -4 एंड सो ऑन। और यहाँ पे क्या चलता है? +1 2 3 और 4। तो हमेशा जब भी हम बात करेंगे तो किसके कॉन्टेक्स्ट में पहले बात करेंगे? एक्स। इसलिए यहाँ पे कौन सा आएगा? है नेगेटिव का। इसलिए तो दोनों के दोनों नेगेटिव है, इसलिए ये नेगेटिव और नेगेटिव ही रहेगा। और ये वाला पॉजिटिव और नेगेटिव। करेक्ट। अभी जैसे कि कहीं पे लिखा हुआ है 2 3, इसको क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर। ये क्या होता है? ऑर्डर पेयर। जैसे ही कोऑर्डिनेट को इंडिकेट करें, मतलब ये पॉइंट के लोकेशन को बता रहा है। ये 2 क्या बता रहा है? वो एक्स एक्सिस से 2 यूनिट पे, एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट पे है, और ये वाई एक्सिस से 3 यूनिट पे। अगर हम बात करें एक्स एक्सिस से 2 यूनिट तो यहाँ पे आ गया, और वाई एक्सिस से 3 यूनिट तो यहाँ पे आ गया। तो जब हम यहाँ से इसको ऊपर दिखाएंगे और जब हम इसको चला तो ये हमारा पॉइंट क्या होगा? मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा पी है, तो पॉइंट पी कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। करेक्ट। इसको हम कहते हैं पॉइंट पी। ये हमारा क्या होगा? 2 और 3। क्लियर है? ओके। अब इसमें जो सबसे पहला है वो है हमारा, जरा देख लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। या फिर इसमें एक बात और याद रखेंगे कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। अगर हम कोई पॉइंट यहाँ पे ले लें, इस पॉइंट पे, तो ऊपर जा ही नहीं रहा है कहीं पे। मान लो यहाँ पे पॉइंट आ गया, ये 6 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 6 0। करेक्ट। सिमिलर लाइन पे वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पे अगर कोई रहेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0। करेक्ट। ये क्या हमारा एक्स और वाई। मान लेते हैं कि एक पॉइंट हमारा यहाँ पे है, क्लियर? एक पॉइंट ए है हमारे पास यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पे क्या है? बी। अब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा। करेक्ट। ये दूरी पे है, मतलब एक जगह नहीं है, तो कुछ ना कुछ इनके बीच में डिस्टेंस है। ये हमारा डिस्टेंस क्या होता है? ए। अब वो ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट मतलब ए का लोकेशन बताया कि कहाँ पे है। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये x1 और y1, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2। हम क्या करेंगे कि यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे x एक्सिस पे। कहाँ पे? x एक्सिस पे परपेंडिकुलर। और यहाँ से भी हम परपेंडिकुलर डालेंगे। नाम दे देते हैं m और n। और एक परपेंडिकुलर हम यहाँ डालते हैं, इसका नाम हमने दे दिया, चलो c नाम दे देते हैं। करेक्ट। अब हमें इंटरेस्ट किसमें है? ए बी के डिस्टेंस में। ए से बी कितने दूरी पे बैठा हुआ है? अभी देखो, अभी जस्ट हम जो बात कर रहे थे, तो हमारा हमने यहाँ पे दिया हुआ था पॉइंट ई, जिसका कोऑर्डिनेट क्या था? 2 और 3। इसका मतलब क्या था कि एक्स एक्सिस से ये कितने डिस्टेंस पे था? ओरिजिन से 2 पे, और यहाँ पे कितने पे? 3 पे।
सिमिलर लाइन पे अगर हम ए की बात करें तो ये हमारा ओरिजिन है, ओ से एम तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा x1, क्योंकि ये पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट तो यही है। और अगर हम बात करें ओ से n तक का, ये वाला कितना हो जाएगा x2, करेक्ट। अब अगर देखो कि मुझे चाहिए क्या, mn में मुझे इंटरेस्ट है, तो o से n तक का डिस्टेंस कितना है हमारे पास x2, और o से m तक का डिस्टेंस कितना है हमारे पास x1। अगर पूरे डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस हम माइनस कर दे तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगा x2 minus x1। हाँ, तो OM माइनस OM क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। करेक्ट। अब एक बात और, ये हमारा AMNC एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। क्वाड्रिलेटरल में भी ये एंगल 90 है, ये 90 है, ये 90 है, इसको भी 90 होना पड़ेगा। और क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ दो शेप ऐसे बनते हैं, एक स्क्वायर का और एक रेक्टेंगल का, जिसके चारों एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। अब वो रेक्टेंगल बनेगा या स्क्वायर बनेगा वो तो हमें बाद में पता चलेगा कि इसका लेंथ क्या है या फिर इसका लेंथ क्या है, उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। अगर ये लेंथ अलग आया इस लेंथ के कंपेयर में तो ये हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा, और अगर एक जैसा है तो हमारा स्क्वायर बन जाएगा। अब सिमिलर लाइन पे इस ए का डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से m से y1, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस जब भी हम देखते हैं तो हमारा क्या दिखाता है, y कोऑर्डिनेट को दिखाता है, y एक्सिस पे कितना चला हुआ है, और इसका कितना हो जाएगा b से n तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा y2। क्या हम लिख सकते हैं am कितना है हमारे पास y1 और bm। अब अगर मैं सिर्फ बात करूं BC का, तो BC हमारा कितना हो जाएगा y2 माइनस y1। अब देखो कि अगर कुछ ना कुछ चाहे ये स्क्वायर होगा या फिर रेक्टेंगल होगा, अगर स्क्वायर होगा तो भी ये सामने वाला साइड उतना ही होगा, और अगर रेक्टेंगल होगा तो अपोजिट साइड से इसको होते ही है। तो यहाँ से AC का डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास x2 माइनस x1, क्योंकि अगर ये सेम स्क्वायर बना, स्क्वायर बनेगा तब तो चारों बराबर हो जाएंगे, और अगर नहीं बना तो रेक्टेंगल तो बनेगा ही, और अगर रेक्टेंगल बना तो भी वो क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, करेक्ट। और BC का लेंथ हमारे पास कितना आ गया y2 माइनस y1, करेक्ट। अब देखो ये एक ट्रायंगल बन गया है ABC हमारे पास, ये 90 डिग्री का राइट एंगल हाँ, ये A B और C, इसका लेंथ हमें पता है कितना x2 minus x1 और इसका लेंथ y2 minus y1, करेक्ट। अब ये इसमें क्या हम पैराबोला थ्योरम लगा सकते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये कितना है हमारा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस होल स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। हमें चाहिए तो सिर्फ h, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे रूट ले लेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू h, या फिर AB हम कह सकते हैं। AB का डिस्टेंस अब हमें मिल गया है, यहाँ से AB का डिस्टेंस हमें मिल गया कितना अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यही हमारा क्या है डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला याद रहेगा ना, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। अब मेरा देखिए थे सेक्शन फॉर्मूला कौन सा एक्चुअली बुक ने जो लिया है ना, या मोस्टली जगह पे जो मिलता है ना, तो इन लोगों ने दो वेरिएबल रखे हैं m और n। हम ट्राई करेंगे कि एक ही वेरिएबल के साथ चले, क्योंकि एक वेरिएबल लेगा तो हमारे लिए इजी रहेगा काम करना, और दो वेरिएबल लेगा थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे
सेक्शन फॉर्मूला मतलब क्या होता है कि जैसे हमने अभी एक लाइन लिया हुआ था, जैसे ए और बी, बीच में कहीं पे एक पॉइंट पी है। अब ए बी का लेंथ कुछ ना कुछ होगा, मान लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर है, करेक्ट। तो अगर ये हाफ में डिवाइड करता तो ए बी का लेंथ कितना हो जाता? 3 और ये 3 हो जाता। अभी तो ये हो सकता है कि मान लेते ए बी का लेंथ है 4 सेंटीमीटर और बी बी का लेंथ कितना है 2 सेंटीमीटर। तो अगर ए बी रेशियो बी बी करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से कैंसिल, ये 1 और ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो वो अब क्या करेगा, आपको या तो p का कोऑर्डिनेट तुमको दे देगा, p का कोऑर्डिनेट दे देगा, या फिर ये रेशियो देके p का कोऑर्डिनेट ढूंढना पड़ेगा। तो ये हमारा इंटरनल बाइसेक्टर है। कौन सा? इंटरनल। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन ये दिया हुआ हो ए बी और यहाँ आगे जाके यहाँ पे एक पॉइंट p दिया हुआ हो। तो अभी मान लेते हैं जैसे ये अगेन 6 सेंटीमीटर है और ये कितना 2 सेंटीमीटर है मान लेते हैं। तो यहाँ से AP का लेंथ कितना हो जाएगा, ये AB प्लस BP करेंगे तो AP मिल जाएगा हमें। तो ये कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, AP का लेंथ तो अभी 8 सेंटीमीटर टोटल हो गया, करेक्ट। और BP का लेंथ कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। AP रेशियो BB की अगर हम बात करें तो ये कितना हो गया 8 सेंटीमीटर रेशियो 2 सेंटीमीटर, आंसर 1 4 ये कितना हो गया 4 रेशियो। तो जो लाइन के बाहर पॉइंट रहेगा उसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल, बाय एक्सटर्नल कहते हैं। और जो लाइन के अंदर रहता है उसको क्या कहते हैं? इंटरनल डिवीजन, करेक्ट। हम पहले इंटरनल देख लेते हैं। हमारे पास मान लेते हैं कि एक लाइन है ए और ये पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 x1 y1। एक पॉइंट यहाँ पे कहीं पे p है, करेक्ट। अभी जैसे हम इसको अगेन यहाँ से मिला देते हैं, चाहे तो इसको छोड़ भी दें और डायग्राम लंबा दिखेगा तो इसको हटा ही देते हैं। इसका नाम दे देते हैं क्यू, करेक्ट। PQ, इसका नाम R, ये 90 डिग्री, करेक्ट। और ये भी 90 डिग्री। अभी मेन ये है कि ये हमारा कौन सा पॉइंट है P, करेक्ट। अब अगर हम इसकी बात करें, मान लेते हैं कि ये लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड करें। लैम्डा की कोई टेंशन की बात नहीं, मतलब इसके बदले x y z कुछ भी लिया जा सकता है, कोई भी वेरिएबल लिया जा सकता है। इसमें इतना टेंशन का इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं लैम्डा। लैम्डा, हाँ, मतलब वेरिएबल का फॉर्म है, जैसे x y होता है ना उसी के फॉर्म में है। और ये p का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x और y दिया हुआ है, करेक्ट। तो लैम्डा इसको 1 क्यों लेते हैं? वो या फिर और जगह जनरली लिया जाता है m/n। इसमें प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नहीं है कुछ, हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। इसमें दो वेरिएबल्स आ जाता है। जब हम लैम्डा रेशियो 1 लेते हैं तो एक ही वेरिएबल आता है, हमारा काम से जल्दी हो जाता है और कुछ नहीं। और लैम्डा की जगह पर अगर कंफ्यूजन हो कुछ और भी वैल्यू दिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे इसको यहाँ से ये मिला देती है, सारे के सारे क्या है परपेंडिकुलर है हमारे पास, करेक्ट। अब अगर हम बात करें तो ये PR का लेंथ कितना होगा, ये PR का लेंथ कितना होगा, ये AR का लेंथ कितना होगा। पहले तो ये देखेंगे ये पॉइंट P है, ये पॉइंट क्या है P है। मैं लिखिए, मैं नाम लिख देता हूँ, समझने में लिखिए। क्लियर है? ये पॉइंट हमारा क्या था P और ये पॉइंट हमारा क्या था R। यहाँ पे भी नाम दे देते हैं M N S, करेक्ट। अब अगर हम बात करें अगेन सिमिलर वही वाला प्रोसेस जो हम पहले करते हुए आ रहे थे कि यहाँ से ये हमारा क्या ओरिजिन है, OM का लेंथ कितना है x1, OM का लेंथ कितना है x1,
एम एन का लेंथ ओ एम का लेंथ कितना हो जाएगा, ये एक्स हाँ होगा या नहीं होगा, x ओ एम का लेंथ कितना हो जाएगा एक्स। अब अगर हम इंटरेस्ट है एम एन में तो पूरे का लेंथ है एक्स और इसका लेंथ है x1, तो क्या इसमें से अगर ओ एम में से ओ एम को माइनस कर दे तो एम एन का लेंथ मिल मतलब जाएगा। x minus x हाँ, तो एम एन के लिए क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस x1 x1, ये हमें कितना मिल गया एक्स माइनस x1 या फिर एक्स माइनस x1 लिखा जा सकता है, या का भी लेंथ वही होगा। अगेन सिमिलर पैटर्न है, इसका लेंथ कितना हो जाएगा y1, किसका लेंथ am का लेंथ, हाँ am का लेंथ कितना हो गया y1 और pm का लेंथ कितना हो गया y, और ये दोनों पैरेलल है तो इसलिए ये दोनों का लेंथ भी सेम ही होगा, मतलब बीच का डिस्टेंस। तो pr का लेंथ कितना आ जाएगा y माइनस y1, करेक्ट, क्लियर है। अब अगर हम बात करें कि ns का लेंथ कितना होगा, ये ns का लेंथ कितना होगा, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो OS का लेंथ कितना है x2, O से लेके S तक का लेंथ कितना है x2, और O से N तक का लेंथ कितना है x1 सॉरी x, तो M का लेंथ कितना है x, करेक्ट। अब हम ns का लेंथ निकाल सकते हैं, x2 माइनस ओनली x, करेक्ट। अब अगर हम बात करें bs का लेंथ कितना है हमारे पास y2, और यहाँ से pm का लेंथ कितना है y, pm का लेंथ कितना है y, तो जितना इसका लेंथ होगा उतना ही यहाँ से देखिए sq का लेंथ होगा, करेक्ट। अब अगर हमें क्या चाहिए dq चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा y2 माइनस y करना पड़ेगा। हम दोनों से लेके चलेंगे, m रेशियो n से भी लेके चलेंगे और लैम्डा रेशियो 1 से भी लेके चलेंगे, ठीक है। इसको क्लियर। अब अगर हम इन दो ट्रायंगल को देखें, ट्रायंगल APR और ट्रायंगल DPQ, करेक्ट, इसका ये एंगल कितना है 90 डिग्री और इसका भी ये एंगल कितना है 90 डिग्री, और ये लाइन अगर आप आगे बढ़ाओगे तो ये AR पैरेलल होगा किसके PQ के, करेक्ट। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होने के कारण ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, करेक्ट। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए अब तीसरा एंगल तो वैसे ही इक्वल हो जाएगा, अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो जाए तो तीसरा तो वैसे हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये 90 दिया हुआ है, इसका लेंथ मान लेते हैं कि 30 डिग्री है, मतलब इसका एंगल 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो 90 और 30 कितना होगा 120, इसको तो 60 होना ही पड़ेगा 180 होने के लिए, ये भी 90 और 30 कितना होगा 120, इसको भी कितना होना पड़ेगा 60 ही होना पड़ेगा, करेक्ट। तो अगर कहीं भी दो एंगल बराबर बहुत सारे लोग ए बी कहते हैं या फिर ट्रिपल ए बी कहते हैं, करेक्ट। अभी क्या होगा ट्रायंगल PAPRA सिमिलर ट्रायंगल PQP, करेक्ट, क्लियर। सर आपने डबल ए के लिखा होता डबल ए इसलिए लिखा कि डबल ए लिखो या ट्रिपल ए लिखो बात एक ही जैसा है। डबल ए मतलब दो एंगल की वजह से ये सिमिलरिटी होता है। सिमिलरिटी का मतलब क्या है जो एक जैसा दिखता है, करेक्ट। एक इसमें क्या होता है ना कि एक ट्रायंगल जो है आप कैसे भी लिख सकते हो, मतलब एक ट्रायंगल को जैसे मन करे वैसे लिख सकते हो, लेकिन दूसरे ट्रायंगल को जैसे मन करे वैसे नहीं लिख सकते। इसमें हमारा पहला एंगल कितना था P, करेक्ट, P का एंगल कितना था 60 डिग्री, यहाँ से पहला एंगल कितना मिलेगा P, यहाँ पे 60 वाला कौन सा एंगल है, ऐसे हम लिख सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल P, करेक्ट, और एंगल R इक्वल टू एंगल Q, क्लियर। सो ट्रायंगल ARP सिमिलर ट्रायंगल
PB पी क्यू बी, हाँ PB पी क्यू बी, करेक्ट। क्यों? क्योंकि डबल ए के रूप से ये दोनों क्या करते हैं, इक्वल हो गए, मतलब सिमिलर हो गए। सिमिलर मतलब क्या, एक जैसा दिखने वाला। अब जरूरी नहीं है कि दोनों का साइज भी क्या हो, एक ही हो, एक जैसा दिखने वाला। जो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके साइड का रेशियो भी एक जैसा ही होता है। इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं ए आर अपॉन पी इक्वल टू आर पी अपॉन QB हाँ डी पी या क्यू बी कुछ नहीं, और ए बी अपॉन PB पी बी, ऐसा लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ऐसा लिख सकते हैं ना। अब बात ये है कि ए आर का लेंथ कितना दिया हुआ हमारे पास, x माइनस एक्स वन, ए आर का लेंथ यही है ना। ये इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस एक्स वन। पी क्यू का लेंथ कितना दिया हुआ, पी क्यू का लेंथ कितना है हमारे पास, XY x और पी क्यू वही नहीं, पी क्यू का लेंथ हमने निकाला नहीं, हाँ निकाला तो होगा, नहीं निकाला ओके पी क्यू का लेंथ नहीं निकाला। एन एस का लेंथ, ओ से एस तक का लेंथ हमारे पास, ओ से एस तक का लेंथ है x2, ओ से n तक का लेंथ कितना है x है। ये पी क्यू का ही तो लेंथ आया है हमारे पास, मतलब एन एस का ही लेंथ तो पी क्यू के तो बराबर है, x2 minus x1 x2 माइनस x1 ओनली x है। हाँ करेक्ट? sorry तो अब अगर आरपी की बात करें, आरपी का y minus y1 ना तो आरपी कहीं पे निकाला होगा, हाँ उधर निकाला ना PR हाँ y माइनस वाई वन, BQ भी है y2 और minus उसके y1 बाद बी क्यू का भी लेंथ निकाला होगा y2 माइनस वन, करेक्ट। हाँ AP का नहीं निकाला है ना एपी का लेंथ तो इसमें दिया है ना, लैम्डा और वन, हाँ करेक्ट। हम दोनों लेके चलेंगे m से भी और n से भी, ये क्या होगा लैम्डा बाई वन। अगर कभी भी ऐसा हो जाए a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो, तो इसका मतलब है कि a इक्वल टू सी भी होगा, हाँ करेक्ट। तो पहले हम एक के साथ कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं। अगर हम यहाँ से लें x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स इक्वल टू लैम्डा, फॉरवर्ड कर सकते हैं। अभी वन से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वन इक्वल टू लैम्डा x2 माइनस लैम्डा x, हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं ऐसे, हाँ ठीक है। अब अगर बात करें कि इस x को, अब हमें किसमें क्या चाहिए, क्या हमें चाहिए x का कोऑर्डिनेट चाहिए, हमें मिल जाए, या x को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हमें मिल जाए, करेक्ट। और यहाँ से एक चीज जो हमारा m बाई n लिखा हुआ होता है हम उसको भी साथ में लेके चलेंगे, करेक्ट। अगर हम यहाँ से करें तो x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स इक्वल टू m अपॉन n, ये हो जाएगा xn माइनस x1 n इक्वल टू mx2 माइनस mx। अब हम इस x को इधर ले आते हैं, mx वाले को इधर ले आते हैं माइनस को, तो ये क्या हो जाएगा xn प्लस mx इक्वल टू mx2 प्लस x1 n। यहाँ से मैं x कॉमन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा m प्लस m इक्वल टू mx2 प्लस x1 n, करेक्ट। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, ये इधर आके डिवाइड कर देगा, mx2 plus mx2 प्लस x1 n या nx1 कह सकते हैं, m प्लस n, करेक्ट। सिमिलर लाइन से हमें यहाँ से भी x का कोऑर्डिनेट वही मिलेगा, इस लैम्डा को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस लैम्डा x इक्वल टू लैम्डा x2 माइनस सॉरी प्लस x1, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू लैम्डा x2 प्लस x1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, करेक्ट। ये किसके लिए था हमारा x कोऑर्डिनेट के लिए। अगर x कोऑर्डिनेट का भी हमें फाइंड आउट करना रहेगा तो हम ऐसे ही करेंगे, क्लियर।
हाँ। या फिर अब अगर y कोऑर्डिनेट की तरफ चले तो y के लिए इसमें हमें क्या पता रहेगा y माइनस y1 y2 minus y y2 माइनस y इक्वल लैम्डा रेशियो 1 एक कंडीशन इससे बना सकते हैं और दूसरा m by n n से बना सकते हैं 1 से करेंगे तो y माइनस y1 इक्वल टू लैम्डा y2 माइनस लैम्डा y इसको इधर ले आएंगे ये हो जाएगा y प्लस लैम्डा y इक्वल टू लैम्डा y2 माइनस y1 यहाँ से हम अगर y कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस इक्वल टू लैम्डा ये प्लस हो जाएगा लैम्डा y2 प्लस y1 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 करेक्ट। या फिर अगर हम n से चलेंगे तो n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा yn n से मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 माइनस y1n इक्वल टू m से करेंगे my2 माइनस my अब इस my को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो yn प्लस my इक्वल टू my2 माइनस ny1 करेक्ट। यहाँ से y अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा m प्लस n इक्वल टू my2 प्लस ny1 तो y यहाँ से अभी y ही चाहिए हमको हम क्या करेंगे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n क्लियर। तो अभी दोनों जगह से x और y मिल गए। अगर कभी भी हमें कोऑर्डिनेट चाहिए किसका पॉइंट p का हम क्या करेंगे xy इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं अगर लैम्डा के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 करेक्ट। और y के लिए क्या लिख सकते हैं लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस और अगर xy सेम यही बात है सिर्फ हमने m और n को बदला था। अगर m के लिए हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं mx2 प्लस x1 प्लस m प्लस n और यहाँ से लिखेंगे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n करेक्ट। याद रखना इससे भी सिंपल तरीका है अगर कोई भी लाइन दिया हुआ मान लेते हैं ये a और b एक पॉइंट यहाँ पे b इसका कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ दिया होगा x1 y1 इसका दिया होगा x2 y2 करेक्ट। अब मान लेते हैं कि ये 4:3 में डिवाइड कर रहा है कितने में 4:3 में करना क्या है 3 को मल्टीप्लाई कर देना इधर वाले के साथ x1 के साथ तो कितना हो जाएगा 3x1 करेक्ट। और इस 4 को मल्टीप्लाई कर देना इधर वाले के साथ 4x2 डिवाइड में 3 + 4 हो जाएगा। इन दोनों को ही ऐड हम करेंगे लैम्डा और दोनों को ऐड किया m और n को ऐड कर यहाँ पे भी दोनों को ऐड करेंगे। फिर से y कोऑर्डिनेट के लिए चाहिए तो उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे जो दूर दूर वाला होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो नजदीक तो इसके 4 है लेकिन 4 से मल्टीप्लाई नहीं होगा 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 से क्या हो जाएगा 3 और ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 4 y डिवाइड बाय 3 + 4 क्लियर। इसके बेस पे क्वेश्चन देखेंगे क्लियर है। इसी में एक आता है मेन पॉइंट थ्योरम बहुत ज्यादा बड़ा है नहीं मेन पॉइंट थ्योरम में ये बहुत ही छोटा मेन पॉइंट थ्योरम का मतलब होता है जो 20 से डिवाइड करते हैं तो 20 से डिवाइड करते हैं तो मान लेते हैं कि a ये b ये हो गया हमारा x1 y1 ये हो जाएगा हमारा x2 y2 ये पॉइंट मान लेते हैं कि हमारा p है 1:1 में डिवाइड करना है तो 1 से तुम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आ जाना है तो 1 से हमने किसको मल्टीप्लाई करना है x1 तो क्या हो जाएगा x1 और फिर 1 से किसको मल्टीप्लाई करना है x2 फिर ये हो गया x2। अब क्या है कि नीचे में हम ऐड करते हैं तो ये 1 + 1 करेंगे कितना हो जाएगा 2 और यहाँ से भी करेंगे तो y1 + y2 करेक्ट। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम है सीधा क्या करना है यहाँ पे भी अगर 1:1 आ जाए तो उसमें हम क्या करेंगे सीधा x कोऑर्डिनेट को एक साथ ऐड कर देंगे और y कोऑर्डिनेट को एक साथ ऐड करके खत्म। एक बात याद रखेंगे एक्सटर्नल डिवीजन को अभी मैंने बताया था एक्सटर्नल डिवीजन में मिड पॉइंट अलाउ नहीं होता है वहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम कभी नहीं आएगा 1:1 इज नॉट अलाउड इन एक्सटर्नल डिवीजन करेक्ट।
और एक्सटर्नल डिवीजन में कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो हमें फॉर्मूले लिखे हैं, यहाँ पे हमारा प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। तो सिर्फ माइनस होता है, लेकिन 1:1 एक्सटर्नल डिवीजन में कभी पॉसिबल नहीं है। वो क्यों नहीं है? अभी एक मिनट में अगर हम देखें, देखो ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, बी है। पॉइंट तो कहीं बाहर रहेगा, इसका पॉइंट तो कहीं बाहर रहेगा। ये पॉइंट या तो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ पर भी हो सकता है। अब अगर बात करें हम इसको यहाँ से निकाल दें, तो ये कभी भी ए बी रेशियो, ये रेशियो किसके साथ बनाएगा? टी के साथ, इस पॉइंट के साथ बनाएगा। तो हमेशा ये वाला साइड तो बड़ा रहेगा। हाँ। ये वाला ए से टी तक कभी भी बराबर हो ही नहीं सकता डी टी के। हाँ। जनरल सा लॉजिक अगर हम देख के भी बताएं, तो ये रेशियो हमारा क्या बनता है? एपी रेशियो बीपी, करेक्ट? एक रेशियो क्या बनता है? एपी रेशियो बीपी का। ये लेंथ क्या कभी पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि ये पूरा लेंथ जो है, ये मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है, करेक्ट? और ये मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। तो ये दो, तो ये हमेशा से दो ही देगा, इसके बराबर तो कभी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर और इस लेंथ को हम एक्सटेंड करेंगे तो एबी का लेंथ और क्या होता है? बढ़ता चला जाएगा। इसलिए कभी भी एक्सटर्नल डिवीजन में 1:1 पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है? इसके क्वेश्चन देख लेंगे। सर अच्छा है ये। क्या? तो पता नहीं क्वेश्चन कैसे है क्या? इसमें बस फॉर्मूला याद रखना ना। हाँ, देखिए क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे। तो अभी क्वेश्चन चालू करना है। नहीं, एक देख लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड, हाँ। और एक इससे रिलेटेड सेक्शन फार्मूला होगा, फिर आगे चलते हैं। ऑर्डर में कोई आया ही नहीं। हाँ, ऑर्डर में कोई आया नहीं, तो उसके प्लान था कि जाना। थर्ड नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड तीसरा। लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1। हाँ, लेवल ऑफ डिफिकल्टी। Find the value of x at the distance between the points is 8 pi है ना वो? हाँ, 5 है। And 4 3 is बनेगा ये? सर लेकिन आपने बोला अभी कुछ दूसरा पढ़ाएंगे ना सेक्शन। सेक्शन फार्मूला तो हो गया ना? हाँ नहीं, आपने बोला दो बच्चे हैं कुछ दो। सेक्शन फार्मूला तो हो गया, अभी तो बचे बहुत कुछ है। अभी एक देख लेते, पहला एक पॉइंट क्या दिया हुआ? 8 एंड 5। तो मान लेते कि हमारा ए है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है? 8 एंड 5। और दूसरा पॉइंट बी है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 4 एंड 3। एक्चुअली ये पहले होना चाहिए, क्योंकि 4 से पहले लिखा गया होगा नंबर है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम किसी में से किसी को भी माइनस करोगे ना, तो इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, हमारा वहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं, वो नेगेटिव को भी क्या कर देगा? पॉजिटिव बना देगा, करेक्ट? अब इसमें ये बता रखा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर। हम ऐसा करेंगे कि 8 में से 4 को माइनस करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, ये वाला लिखते हैं ना, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। उसका बीच वाला डिस्टेंस 5 है ऐसा बोला है ना? हाँ, इसमें ये बता रखा है कि a और b का डिस्टेंस हमारे पास 5 दिया होगा। 8 माइनस 4 का स्क्वायर हमने कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? प्लस, चाहे तो पाई माइनस 3 लिखो या 3 माइनस पाई लिखो, देखो 5 माइनस 3 होल स्क्वायर, फिर ये अंडर रूट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब इसके रूट को हटाना है तो हमें इस दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा। यहाँ से 8 माइनस 4 करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 16 प्लस इसका करोगे a माइनस b का होल स्क्वायर लिखा गया, तो a स्क्वायर हो जाएगा तो पाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 पाई, करेक्ट? सर आपने वो क्या लिखा है? ये 9 अच्छा हाँ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर करते हो ना, हमने 9 पहले लिख दिया, तो उससे कोई इफेक्ट तो आएगा नहीं। स्क्वायर तो इसके तरफ भी होगा तो कितना हो जाएगा?
25। अब सबको एक तरफ ले लेते हैं। वैसे 16 + 9 कितना हो जाएगा? 16 + 9 25 और ये 25 है, तो दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अभी हमारे पास क्या बचा? π² - 6 π = 0। पाई हम कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से। यहाँ से क्या बचेगा? π - 6 = 0। अभी चाहे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाए या फिर इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तभी हमारे कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो पाई की वैल्यू क्या आ गई? 0 और 6। 6 भी रखोगे तो भी ये उस तरफ जाएगा। करेक्ट। तो पाई की वैल्यू कितनी आ गई? 0 और 6। करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर कितना है? बोथ A and B, C। बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11। Find the coordinates of the points that bisect the line. ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में दिए डिवाइड कर रहा है। अभी तक कितने में चल रहा था? 2 में। अब ये कितने में डिवाइड कर रहा है? 3 में। लेकिन वो सब क्या होंगे? एक जैसे ही होंगे, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहे होंगे। करेक्ट। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हमारा लेंथ 9 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर का एक पार्ट, 3 सेंटीमीटर का दूसरा पार्ट और 3 सेंटीमीटर का तीसरा पार्ट। करेक्ट। तो इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या सब दिया हुआ है? 1 - 2 और -3 4 और -3 4। तो ये a हो गया, -3 4 और ये क्या हो गया? 1 -2। चलिए उल्टा क्यों लिखा आपने? कहीं भी कुछ भी लिखो। अच्छा मतलब बड़ा इधर लिखना चाहिए क्या हमेशा? हाँ, मतलब एक्स एक्सिस की ये बात कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस में तो जाहिर सी बात है कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या होगा? नेगेटिव होगा और राइट हैंड साइड की तरफ पॉजिटिव होगा। अब देखो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में इसने डिवाइड किया है। मैं जरा इसे यहाँ इस तरफ लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ लिखा है। ये एक पार्ट, ये 2 और ये 3। नाम दे दो कुछ नहीं, P Q। मतलब ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा और उतना ही ये भी होगा, मतलब तीनों का रेशियो बराबर होगा। इसलिए हमने 1:1:1 ले लिया। करेक्ट। क्लियर है? अब अगर हम पॉइंट P की बात करें तो AB के पास एक हिस्सा है। AB के पास कितना है? एक हिस्सा है। PQ के पास भी एक हिस्सा है और BQ के पास भी एक हिस्सा है। अगर हम AP रेशियो PV करें, AP रेशियो PV, AP के पास कितना हिस्सा? एक हिस्सा और PV के पास 2 हिस्सा। क्या हम इसको 1:2 लिख सकते हैं? अब 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? उल्टा मल्टीप्लाई होता है, ये तो पता है ना। तो -3 × 2 हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, डिवाइड कर 1 + 2 हो जाएगा। तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया इसका। और y कोऑर्डिनेट है ये 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ? 4 के साथ। 4 × 2 प्लस -2 × 1 डिवाइड बाय 1 + 2। यहाँ कितना? -6 3 प्लस 1 ना, डिवाइड बाय 3 और यहाँ से 8 -2 3। यहाँ से कितना बन गया? -5/3 और यहाँ से कितना बन गया? 6/3। यहाँ से ये 2 आ गया। तो हमारा रेशियो कितना होगा? कोऑर्डिनेट क्या होगा? -5/3 और 2। ये किसका कोऑर्डिनेट था हमारे पास? P का। करेक्ट। अब Q का भी होगा। अच्छा हाँ, तो अभी ये क्या हो गया? सर लेकिन ऐसा -1 अज्यूम करना चाहिए ऐसे ट्राइसेप्ट का आया तो। हाँ, वो तो क्वेश्चन कैसे भी 4 भाग में भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 में भी डिवाइड कर सकते हैं। अभी ट्राइसेप्ट मतलब जब भी करेगा तो इक्वल करेगा।
करेक्ट। तो सबका रेशियो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अगर वो 5 बार भी डिवाइड करे तो सब 1:1:1:1:1 मिल जाएगा। अभी हमारे पास क्या है, ए क्यू भी आएगा, ए क्यू रेशियो बी क्यू। इस बार क्या हुआ कि ए क्यू के पास कितना है, 2, एक हिस्सा इसका और एक हिस्सा इसका, दोनों को मिला देंगे कितना, 2 हिस्सा हो गए, 2 पार्ट्स। और यहाँ पे कितना है, 1 पार्ट्स। क्लियर है। अब 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, -3 से। -3 × 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ डिवाइड 2 + 1, ये तो चलता ही रहेगा। अभी अगेन 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 4 के साथ। तो 1 × 4 प्लस 2 × -2 करेक्ट। क्लियर है ना। डिवाइड बाय 2 + 1, यहाँ से कितना आएगा, -3 + 2 डिवाइड बाय 3, और यहाँ से करेंगे 4 -4 डिवाइड बाय 3, यहाँ से आ जाएगा -1/3, और ये तो 0 आ जाएगा। करेक्ट। ये कोऑर्डिनेट किसका है, क्यूब का। करेक्ट। तो दोनों वाले ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन सी आएगा, बोथ ए एंड डी। अच्छा है क्या चैप्टर, अभी तक तो बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आप अलग वे में बोल रहे हैं, सच्ची अच्छा है। सही बता रहा हूँ। थ्योरेटिकल चैप्टर है, समझने में इजी होता है। खुद तुम फॉर्मूला बना सकते हो इसके। अब तो बन जाएंगे ना, हाँ अब तो फॉर्मूला बन जाएंगे ना। चलो देखते हैं। सर आज ही, हाँ अभी तो अभी टाइम है ना, 15-20 मिनट। टाइम है, लेकिन सर आज ही इतना पड़ा, आज ही करना होगा। तो उनका ये हुआ है। हाँ लेकिन इतना ही हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। सर हम नवरात्रि में नहीं जाते, हाँ खेलने। जरूर। घर में से कोई नहीं जाता। सब लोग जाते हैं, मेरे और के करीब पड़ते हैं। हेलो करो सर, आगे चलो आगे कंटिन्यू। अब यही तो आता है सेंट्रॉइड, क्या आता है, सेंट्रॉइड को या फिर ग्रेविटी सेंटर, दोनों का एक ही। ये होता क्या है, ये हमारा क्या है, ट्रायंगल। ये ए, ये बी और ये सी। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, और इसका कोऑर्डिनेट x3 y3। अब हमने यहाँ से सामने वाले वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ किया, करेक्ट, जो इस पॉइंट पे आके मिला। करेक्ट। तो इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब पॉइंट डी पे आगे मिला, बाइसेक्ट मतलब इक्वली डिवाइड कर रहा है। मतलब मान लेते हैं कि अगर एसी का लेंथ हमारा 12 सेंटीमीटर है, पूरा एसी का लेंथ कितना, 12 सेंटीमीटर, तो
एडी का लेंथ कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और इसका लेंथ कितना हो जाएगा सीडी का लेंथ 6 सेंटीमीटर करेक्ट। इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा 1:1। जब भी ऐसा होगा तो हमेशा वो किसके 1:1 में डिवाइड करेगा जब भी बाइसेक्ट करेगा। एक तो यहाँ से भी निकलेगा जो इसको डिवाइड करेगा और एक सी से भी निकलेगा जो इसको डिवाइड करेगा। ये तीनों जहाँ पे मिलते हैं इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं सेंट्रॉइड। और इस पॉइंट को इंडिकेट करते हैं कैपिटल जी से, या तो सेंट्रॉइड को या फिर ग्रेविटी सेंटर को। करेक्ट। अब सेंट्रॉइड का एक मतलब अगर बाइसेक्ट करेगा और वो पॉइंट आएगा तो ही सेंट्रॉइड। हाँ मतलब बाइसेक्ट करेगा और ये तीनों जहाँ एक पॉइंट पे मिलेगा इस पे मीडियन, ये इसको मीडियंस कहते हैं। ये जो एडी है ना ये ए से डी तक इसको मीडियंस कहते हैं, बी से ई तक को क्या कहते हैं मीडियंस, और सी से एफ वाले को भी क्या कहते हैं मीडियंस। तो अगर हमें सेंट्रॉइड के बारे में बोलना हो तो क्या हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस। हाँ जहाँ पे तीनों मीडियंस मिलते हैं उसी को क्या कहते हैं सेंट्रॉइड कहते हैं। करेक्ट। इस लाइन का प्रॉपर्टी होता है कि 2:1 में हमेशा डिवाइड करेगा इस लाइन को एडी को। किसके रेशियो में 2:1 में। अब अगर मुझे पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? लेकिन 2:1 कैसे? वो ज्योमेट्री में बताया जाएगा कि ये 2:1 कैसे करता है। ये आगे इसको बढ़ाएंगे, इसको हम आगे बढ़ाते हैं जितना जीनी रहता है, फिर यहाँ से मिलाते हैं तो एक पैरेललोग्राम बनता है। पैरेललोग्राम में फिर वो डायगोनल का काम करेगा। करेक्ट। तो वहाँ से अभी हाँ अभी पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट चाहिए हमें किसका डी का। ये कितने रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं 1:1 में, क्योंकि जितना ये है उतना ही ये भी है 1:1 में डिवाइड करेगा। ये तो ग्रिड पॉइंट थोड़ा होता है ना जो हमें बताया हुआ है। तो पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसको ऐड करेंगे x2 को और x3 को ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। यहाँ से y2 और y3 को ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2। करेक्ट। पॉइंट डी का तो हमको मिल गया। अब हम ऐसे समझते हैं कि हमारे पास ये एक लाइन है ए और ये एक लाइन पॉइंट डी, यहाँ पे कहीं पे जी आ रहा होगा। करेक्ट। ए का कोऑर्डिनेट कैसा है x1 y1 और डी का कोऑर्डिनेट कैसा है x2 + x3 / 2 और y2 + y3 / 2। क्लियर? ये कितना है 2:1 में डिवाइड कर रहा है। अभी तो हम सीधा अभी जो पढ़ते हुए आ रहे थे सेक्शन फॉर्मूला वो हम लगा देंगे। x कोऑर्डिनेट के लिए 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ x1 के साथ, तो x1 × 1 हो जाएगा प्लस 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ इसके साथ होगा। तो हम लिख सकते हैं x2 + x3 / 2 × 2। करेक्ट। हम क्या कर देते हैं उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 + 1। करेक्ट। और अगर y कोऑर्डिनेट के लिए बात करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ y1 के साथ। ये क्या हो जाएगा y1 × 1 और फिर 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ। तो लिख सकते हैं y2 + y3 / 2 × 2 डिवाइड बाय 2 + 1। करेक्ट। अभी ये 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब अगर हम x1 × 1 करेंगे तो x1 ही रह जाएगा। क्या हम लिख सकते हैं x1 + x2 + x3 / 3 और यहाँ से y1 + y2 + y3 / 3 और ये हमारा कौन सा है पॉइंट जी का कोऑर्डिनेट। अगर करिए तो हमको तीनों कोऑर्डिनेट दे दें और तुमसे पूछ से चॉइस में कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम तीनों को क्या करेंगे ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल जैसा भी वो क्वेश्चन बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। चलिए नहीं हम मतलब बहुत साल पहले की बात नहीं है।
ये बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर का, जिसको हम इंसेक्टर कहेंगे। नाम से क्लियर है, एंगल बाइसेक्टर मतलब जो एंगल को डिवाइड करे। इससे पहले किसको हम डिवाइड कर रहे थे? साइड को। अभी किसको डिवाइड करेंगे? एंगल। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। फिर ऐसे इस एंगल को भी डिवाइड करने वाला एक कोई होगा, इसको हम क्या कहेंगे? मान लो ये है। फिर ऐसे इस एंगल को भी डिवाइड करने वाला होगा, इसको हम क्या कहेंगे? एफ। और ये तीनों जहाँ पे मिलते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इंसेक्टर। और इसको हम आई से इंडिकेट, किससे? आई से। इंसेक्टर का पॉइंट ऑफ कंपैरिजन एंगल बाइसेक्टर, जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? इंसेक्टर। क्लियर? अब इसके लिए दूसरा कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। अभी मेन है कि सबसे पहले तो अगर मुझे यहाँ तक पहुँचना है, पहले तो मुझे डी के बारे में जानना होगा। देखो मैंने ये बताया हुआ था इससे पहले भी, अगर हमारा ट्रायंगल एक है ABC, इसके सामने की लेंथ को A कहते हैं, इसके सामने वाले को B कहते हैं और इसके सामने वाले को C कहते हैं। तो हम मान लेते हैं इसका लेंथ कितना है? A, इसका लेंथ कितना है? B, और इसका लेंथ कितना है? C। ये रेशियो इसी ये नजदीक में जो रहते हैं उसी के रेशियो में डिवाइड करता है, याद रखेंगे, इसको याद रख सकते हैं, इसी रेशियो भी। करेक्ट? अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसके नजदीक में कौन है? A, यहाँ से क्या हो जाएगा? A, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? C। ये क्या हो जाएगा? C रेशियो A में ये डिवाइड करेगा। और अगर हम इसकी बात करें तो नजदीक में कौन है? A, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। करेक्ट? तो अब हमारे पास बेसिकली एक ऐसा लाइन बन गया है, A, B और ये B है। करेक्ट? तो हमारे पास B, सॉरी ये B, ये B और ये C है। हाँ, B का कितना तो नाम करें, यहाँ पे B के लिए यहाँ पे C। करेक्ट? अब अगर इसकी बात करें कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2 और इसकी कोऑर्डिनेट x3 y3। और ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? C रेशियो B में। तो B का मल्टीप्लाई किसके साथ? x2 के साथ। हाँ, bx2 C का प्लस cx3 डिवाइड कर B प्लस C या C प्लस C कुछ नहीं है। अभी अगेन B का मल्टीप्लाई y के साथ, by2 प्लस cy3 b प्लस। करेक्ट? ये कोऑर्डिनेट किसका आ गया हमारा? B का। क्लियर है? यहाँ पे जगह नहीं है, चलो यहाँ पर लिख देते हैं bx2 प्लस cx3 अपॉन b प्लस C, और यहाँ से by2 प्लस cy3 अपॉन b। क्लियर? अभी ये एक लाइन बन गया अगेन हमारे पास ऐसे, ये A और ये D। A का कितना आ गया हमारे पास? x1 y1, और यहाँ पे D का कितना आ गया? bx2 प्लस cx3 डिवाइड b प्लस C, और यहाँ से by2 प्लस cy3 डिवाइड बाय। क्लियर? अब यहाँ पे कैपिटल इंसेक्टर होगा। अब इसका रेशियो ना, अगर मैं बात करूँ AI रेशियो ID का, ये यहाँ से यहाँ तक कुछ रेशियो होगा, यहाँ से यहाँ तक भी कुछ होगा। AI रेशियो ID होता है B प्लस C रेशियो A। अभी इसको याद रखने का तरीका क्या है? इसमें कौन इन्वॉल्व है? A को बाहर रख देना और कौन बचेगा? B प्लस C। अगर मैं इसी की बात करूँ BI प्लस ID का, ये कैसे? हाँ, ये कैसे आया ये मैं बता दूंगा ज्योमेट्री में। फिलहाल के लिए अभी तो देख लीजिए B रेशियो I की बात करें, इसमें B इन्वॉल्व है तो B को बाहर रखेंगे, क्या बचेगा? A प्लस C रेशियो B। और अगर मैं बात करूँ CI रेशियो IF का, तो A प्लस B C बाहर। अभी इसका रेशियो क्या आ गया हमारे पास? B प्लस C रेशियो A। करेक्ट? अभी A का मल्टीप्लाई किसके साथ? x1 के साथ। तो क्या हम लिख सकते हैं AX1, और अभी इसका मल्टीप्लाई B प्लस C का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा।
करेक्ट। हम लिख सकते हैं बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बी प्लस ये तो प्लस के साथ चल रहा है इंटू बी प्लस सी हो जाएगा, यस और नो, डिवाइडेड इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो इसका मल्टीप्लाई ए का मल्टीप्लाई वाई वन के साथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए वाई वन प्लस बी प्लस सी का मल्टीप्लाई अगेन इसके साथ होगा, हम क्या करेंगे बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी और डिवाइडेड ए प्लस बी प्लस सी। देखो ये बी प्लस सी से ये बी प्लस सी कैंसिल हो गए, ये बी प्लस सी से ये बी प्लस सी कैंसिल हो गए, क्या हम लिख सकते हैं ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड ए प्लस बी प्लस और यहाँ से ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये फॉर्मूला बन गया इसका इंसेंटर का, इसका आई का सेंट्रॉइड आई का कोऑर्डिनेट हमारे पास वो आ गए, ठीक है। तो तुम्हारी मर्जी है, या तो याद कर लो या फिर समझ लो, समझ लोगे तो खुद से भी बना लोगे कभी भी।